वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ये सारी चीजें अच्छे से डिस्कस किया था और आज हम आ गए हैं एज प्रॉमिस्ड लेकर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट which were given by Henry Fayol. Right? It is very important from your exam perspective. MCQs भी आ सकते हैं, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में लिख लीजिए। हेनरी फेयोल, इन्होंने दी थी, इनकी थ्योरी का नाम क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। राइट, हमें अच्छे से पता है कि मैनेजमेंट को पहले एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता था। राइट, तो नाम क्या है थ्योरी का? एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। अब हेनरी फेयोल का जन्म हुआ था 1841 में और उनका देहांत हुआ था 1925 में। ये चीजें इसीलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं। ओके, उनका पेशा क्या था? वो पेशे से एक माइनिंग इंजीनियर थे। 19 साल की उम्र में उन्होंने इंजीनियरिंग पूरी कर ली थी। उसके बाद उन्होंने एक कंपनी में काम करना शुरू किया, माइनिंग कंपनी में, और बहुत साल वहां काम करने के बाद वो उसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन गए थे। राइट, और जो उनका काम है लेकर माइनिंग इंजीनियरिंग तो उन्होंने की ही, इसी के साथ साथ उन्होंने मैनेजमेंट में बहुत सारे अपने इंसाइट्स दिए। उन्होंने जो उनकी पूरी स्टडी थी वो इस बात पे फोकस करती थी कि वर्कर्स तो ज़रूरी हैं ही एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन मैनेजर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, मैनेजर्स कैसे डिसीजन ले रहे हैं, मैनेजर्स कैसे काम कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। तो उनकी जो पूरी थ्योरी थी इट वाज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। राइट, तो उन्होंने क्या किया? ही वाज द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग पढ़ते हैं, ये वो राइटर थे, ये वो रिसर्चर थे, ये वो मैनेजमेंट थ्योरी देने वाले थे जिन्होंने यूज किया था। उन्होंने कहा था इन मैनेजमेंट यू हैव टू प्लान, you have to organize, you have to command, you have to coordinate and then you have to control। अब इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं और आज के टाइम में भी हम ये वाले वर्ड्स पढ़ते हैं। जैसे कमांड वर्ड अब हटा दिया गया है बट स्टिल वी यूज इट वेरी ऑफन इन मैनेजमेंट। राइट, 1917 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसे 1949 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। और इसी बुक में पब्लिश थे 14 प्रिंसिपल्स जिनकी हम बार बार बात करते हैं, जो आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो ये 14 प्रिंसिपल्स हैं ये किससे रिलेटेड है? जनरल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। एंड दैट्स द रीजन हेनरी फेयोल इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। राइट, ये बात आपको याद रखनी है। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कौन है? हेनरी फेयोल है। जन्म 1841 टू 1925 में इनकी डेथ हुई थी। राइट, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए हैं। और ही वाज अ फ्रेंच इंजीनियर। राइट, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इससे एमसीक्यू भी बन सकता है। और अगर क्वेश्चन में जिन्होंने थ्योरी दी है उसके बारे में बताने को आए तो अगर आपको ये सारे पॉइंट्स पता होंगे तो आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिखकर बता सकते हैं कि भाई हेनरी फेयोल कौन थे। अब आ जाते हैं 14 प्रिंसिपल्स पर, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। सबसे पहले ये 4 प्रिंसिपल्स आते हैं: डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन एंड यूनिटी ऑफ कमांड। हर एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे, स्टे विद मी। ओके, डिवीजन ऑफ वर्क। अब फेयोल का ये कहना था कि हमें पूरे टास्क को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में बांट देना चाहिए है और हर एक कंपोनेंट के लिए स्पेशलाइज्ड लोग ढूंढने चाहिए जो उस काम को करने के लिए इच्छुक भी हैं और उनका जो एकेडमिक प्रोफाइल है और जो उनकी ट्रेनिंग है और जो उनका एक्सपीरियंस है वो उसके साथ अलाइन होता है। इससे होगा क्या कि जो वर्कर्स हैं हमारे पास, जो लोग हैं हमारे पास, उनकी कैपेसिटीज का मैक्सिमम इस्तेमाल हो सकेगा। एंड फर्दर अगर उन्हें जिस काम में वो इंटरेस्टेड हैं वो काम दिया जाएगा तो वो परफॉर्म भी बेटर करेंगे। तो फेयोल का कहना था कि स्पेशलाइजेशन जो होती है इट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू यूज ह्यूमन एफर्ट्स। ह्यूमन एफर्ट्स का मैक्सिमम बेनिफिट लाने के लिए स्पेशलाइजेशन सबसे अच्छा तरीका है। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या था? काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दो। अब फॉर एग्जांपल क्लास 11th में आपने एक फेयरवेल पार्टी थ्रो की होगी। राइट, उसमें अलग अलग कमिटीज बनी होगी। एक डेकोरेशन कमिटी है, एक फूड कमिटी है, एक लेट से म्यूजिक कमिटी है और भी
बहुत सारी कमिटीज बनी होंगी इस तरीके से। अब ऐसे लोग या ऐसे बच्चे जिन्हें डेकोरेशन में बड़ा इंटरेस्ट था या जिन्हें जो बहुत क्रिएटिव हैं, राइट, दे लव टू ड्रॉ, दे लव टू यूज बलून्स एंड ग्लिटर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, जिन्हें डेकोरेशन वगैरह बहुत पसंद है, वो ऑब्वियस सी बात है इस कमेटी में आए होंगे। जो लोग फूडी हैं, जिनके रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, जिन्हें पता है हाँ भाई कहाँ से क्या चीज़ अच्छी मिल सकती है, वो फूड वाले सेगमेंट में गए होंगे, राइट। जिन्हें लेट से कुछ एक्सपीरियंस है कि हम लोग ई कार्ड्स वगैरह कैसे बनाते हैं, वो इन्विटेशन कमेटी में गए होंगे, राइट। कुछ बच्चों को नाचने गाने का बड़ा शौक होता है तो वो कल्चरल कमेटी में गए होंगे कि भाई उस दिन पे कौन कौन से डांस परफॉर्मेंसेस होंगे, राइट। तो इस तरीके से हर एक कमेटी के लिए ऐसे लोग चूज किए गए होंगे, ऐसे बच्चे चूज किए गए होंगे जो उस काम में इंटरेस्टेड है, राइट। तो इससे होगा क्या, एक तो आपका जो काम है वो बट जाएगा लोगों के बीच में, राइट। सबको पता होगा अब जो फूड कमेटी है वो डेकोरेशन वाली कमेटी को तंग नहीं करेगी, राइट। अब उन्हें पता है कि उन्हें सिर्फ एक ही काम हैंडल करना है, दैट इज फूड। तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि 4 लोग एक ही काम कर रहे हैं। अब क्या होगा, काम सबके बीच में बराबर से बढ़ जाएगा, किसी एक के ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा और एक इंसान को दूसरे काम के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि वो ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। दे जस्ट नीड टू एम्फसाइज एंड focus on the work that has been given to them according to their expertise, right। तो बेटा जो ऑर्गेनाइजेशन होती है आजकल अगर हम देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में पहले तो क्या होता था, एचआर का सेगमेंट अलग, मार्केटिंग का सेगमेंट अलग, फाइनेंस का सेगमेंट अलग। अब तो अगर आप आगे भी देखेंगे तो मार्केटिंग में भी और सेगमेंट्स आ जाते हैं कि भाई ये सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, ये आपका न्यूज़पेपर वाली जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसे हैंडल करते हैं, ये स्पॉन्सर्स को हैंडल करते हैं। तो और भी ज्यादा काम को क्या कर दिया जा रहा है, नीश कैटेगरीज क्रिएट कर दी जा रही हैं, जिससे वो लोग जो उस काम में एकदम परफेक्ट हैं, जिनकी एजुकेशन उससे रिलेटेड है, जिनकी ट्रेनिंग उससे रिलेटेड है, जिनका एक्सपीरियंस उससे रिलेटेड है, वो ही हायर किए जाएं और बेस्ट काम, बेस्ट रिजल्ट्स हमारे पास आ सके। तो इन्होंने किसकी बात की, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क से क्या क्रिएट होता है, स्पेशलाइजेशन क्रिएट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, पूरे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और लोगों को काम असाइन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट, राइट। अब ये याद रखना है, ये नहीं है कि कोई भी काम किसी को भी दे दिया, मार्केटिंग वाले को फाइनेंस का काम दोगे तो बेटा उल्टा सीधा ही होगा, राइट। तो यहाँ अब मेरे को बोल दोगे फिर कि भाई 11th-12th की फिजिक्स पढ़ाओ तो ऑब्वियस सी बात है बेड़ा गर्क ही होगा। तो ऐसा नहीं करना है, वो काम उस इंसान को देना है जिसमें उसकी एक्सपर्टीज है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन का वो अच्छे से इस्तेमाल हो सके। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल। अब दिया गया था बेटा ये कितने सालों पहले, लेकिन क्या ये अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए इन्हें बोला जाता है बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट, कि ये आज भी एप्लीकेबल हैं। जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ऑल परवेसिव, कि चाहे 10 साल पहले दिए गए थे, 20 साल पहले दिए गए थे, किसी कंट्री में बैठ के बोला गया था, लेकिन वो उनकी एप्लीकेबिलिटी हर जगह है, राइट। ओके, देन इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैम अथॉरिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इतने बड़े बड़े वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अथॉरिटी होता है बेटा किसी का जो डेजिग्नेशन होती है, मतलब जो उनकी जॉब होती है, जो उनकी चेयर होती है, किसी की चेयर उसे पावर देती है, राइट देती है टू गिव ऑर्डर्स एंड गेट ओबीडियंस इन रिटर्न ऑफ इट। अब जैसे आपको पता है कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, राइट। अब आपको पता है कि हाईएस्ट डेजिग्नेशन किसकी है, प्रिंसिपल की है। तो आपको पता है कि उनके पास कुछ पावर्स हैं, राइट। अब उनके पास ऑर्डर्स देने के राइट्स हैं और बदले में जितने भी लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं, चाहे वो वाइस प्रिंसिपल हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी तरफ क्या दिखाएंगे, ओबीडियंस दिखाएंगे, कंप्लायंस दिखाएंगे। मतलब जो ऑर्डर्स वो देंगे उसकी तरफ उन्हें बाकी जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स दैट आर गिवन बाय द पर्सन सिटिंग ऑन अ हायर पोजिशन। और ये राइट उनके पास कहां से आता है, बिकॉज ऑफ द प्रोफाइल एट विच दे आर सिटिंग, बिकॉज ऑफ द चेयर वेयर दे आर सिटिंग, राइट। जो उनकी डेजिग्नेशन है वहां से उनके पास ये अथॉरिटी आती है। और बेटा अथॉरिटी के साथ साथ और क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, ठीक है। अब अगर मैं ऑर्डर्स दे रही हूं और लोग मुझे ओबीडियंट होके फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि बाद में मैं क्या हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल भी हूं,
राइट, उन एक्शंस की तरफ। अब फॉर एग्जांपल किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कोई टॉप मैनेजमेंट पे बैठ रखा है, वो डिसीजंस ले रहे हैं, राइट। अब डिसीजंस इतने बड़े बड़े होंगे जिसमें इतने सारे पैसे इन्वॉल्व होंगे, तो अगर कोई डिसीजन गलत चला जाता है तो आंसरेबिलिटी किसकी है? आंसरेबिलिटी भी तो उनकी है जो टॉप पे बैठ रखे हैं। तो बेटा जितनी ज्यादा अथॉरिटी उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वाइस वर्सा। तो हेनरी फ्योल ने कहा कि भाई अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अथॉरिटी ज्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। अगर ऐसा होगा, अगर आपके पास सिर्फ राइट्स ही राइट्स है और कोई ड्यूटीज नहीं है, तो आप तो क्या हो जाएंगे, आप तो यू विल बिकम जंगली। यू विल से कि ठीक है मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं आई हैव गॉट ऑल द रिसोर्सेज एट माई डिस्पोजल, लोग मेरी बात मानेंगे और आंसरेबिलिटी मुझे देनी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है नहीं, तो मैं जो चाहे कर सकता हूं, मैं तो बागी हो जाता हूं। सो दिस इज रॉन्ग। ऐसे केस में डिक्टेटर्स क्रिएट होते हैं, राइट। और अगर मैं कहती हूं कि भाई आपने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी लेकिन अथॉरिटी नहीं दी। अब किसी लेट्स से किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कह दिया गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कह दिया गया कि आपको क्या करना है, आपको इस बार इतनी सेल्स लेकर आनी है। उन्होंने कहा ठीक है। अब से ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एक टास्क को पूरा करने की एक्टिविटी एक गिवन टाइम पीरियड में गिवन रिसोर्सेज के साथ। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, ठीक है। अब उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी गई, जब वो स्पॉन्सर देखने गए उन्होंने कहा कि भाई चलो हम क्या करते हैं, अपना ब्रांड एम्बेसडर चूज करते हैं। उन्होंने कहा हम ब्रांड एम्बेसडर किसी XYZ सेलिब्रिटी को रख लेते हैं। तो वो XYZ सेलिब्रिटी के पास गए तो उन्होंने एक प्राइस कोट किया कि भाई हम आपको इतने पैसे ऑफर करेंगे। आगे से सेलिब्रिटी ने कहा कि नहीं भाई मैं इतने में काम नहीं करूंगा, मुझे थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए हैं, राइट। अब यहाँ पे वो अपने सुपीरियर्स को कॉल करके कह रहे हैं कि भाई ये थोड़े से ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, क्या हम इन्हें हायर कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्या उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी लेकिन अथॉरिटी नहीं थी, राइट। उन्हें क्या था, राइट नहीं था टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। अगर उन्हें राइट भी मिल जाता तो वहीं पे वो फाइनल कर लेते कि हाँ आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब लेट से उन्होंने सुपीरियर को कॉल किया, उन्होंने कॉल पिक नहीं किया, अगले दिन सुपीरियर आया नहीं था तो वो पूछ नहीं पाए। तीसरे दिन किसी कॉम्पिटिटर ने उसी बंदे को एज अ ब्रांड एम्बेसडर हायर कर लिया, तो आपकी अपॉर्चुनिटी तो मिस हो गई, राइट। तो अगर खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और अथॉरिटी नहीं होगी तो भी मिसमैच है, और अगर खाली अथॉरिटी होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो भी मिसमैच होगा। तो हेनरी फ्योल का कहना था कि एक चेयर है, एक डेजिग्नेशन है, एक पोजीशन है हर एक मैनेजर की, उस चेयर के साथ कुछ अथॉरिटीज जुड़ी होंगी और उन अथॉरिटीज के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आंसरेबिलिटीज भी जुड़ी हुई होंगी, जिनके बीच में एक परफेक्ट तालमेल होगा, बैलेंस होगा, कोई भी ज्यादा नहीं होगी, कोई भी कम नहीं होगी, राइट। तो ये तो हो गया आपका सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद है डिसिप्लिन, ठीक है। अब बेटा ये वाली थ्योरी आई थी उस टाइम पे जब नई नई ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आया आर्मी सेटअप से। पहले जो आर्मी सेटअप जितने भी चलते थे वहां पे डिसिप्लिन बहुत जरूरी था। तो डिसिप्लिन का क्या मतलब था ऑर्गेनाइजेशन में, कि भाई ओबीडियंस टू रूल्स एंड एग्रीमेंट, कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स होंगे और जब भी कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा होगा उसे पहले ही कुछ एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उसे बताए जाएंगे कि भाई तनख्वाह जो है वो इस डेट पे मिलेगी, आपको अपने को वर्कर्स के साथ बदतमीजी से बात नहीं करनी है, आपके सुपीरियर ये होंगे, आप महीने में इतनी छुट्टियां ले सकते हैं, आप कॉम्पिटिटर्स के साथ जाके काम नहीं कर सकते हैं, जो भी एग्रीमेंट होगा, राइट। तो हर एक बंदा जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ही हैज टू और शी हैज टू अबाइड बाय द रूल्स, राइट। रूल्स जो होते हैं बेटा वो सबके लिए होते हैं, और एग्रीमेंट क्या होते हैं, वो एम्प्लॉय स्पेसिफिक होते हैं, उसकी डेजिग्नेशन के स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स। अब हेनरी फ्योल का कहना था कि ओबीडियंस ऑफ रूल्स और एग्रीमेंट तभी हो सकता है जब सही तरीके के लोग बिठाए जाएंगे, सुपीरियर्स बिठाए जाएंगे हर एक लेवल पर। अगर सुपीरियर्स ही रूल्स और एग्रीमेंट्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनके सबऑर्डिनेट उन्हें फॉलो करेंगे। तो सुपीरियर्स ऐसे होने चाहिए जो खुद क्या करते हैं, रूल्स और एग्रीमेंट्स को फॉलो करते हैं, राइट। हर एक, अब जो ये एग्रीमेंट होते हैं, एग्रीमेंट में सारी चीजें बहुत क्लियर और फेयर होनी चाहिए हैं। क्लियर यानी कि
साफ साफ शब्दों में बताई जानी चाहिए, और फेयर यानी कि किसी की तरफ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए है, ठीक है। अब जैसे एग्रीमेंट में लिखा है कि भाई हमारे यहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद आप 1 साल तक किसी और जगह पे काम नहीं कर सकते हो, इज इट फेयर? इट इज नॉट फेयर। अगर एक बंदा उस नौकरी से चला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना लाइवलीहुड कैसे अर्न करेगा, राइट। अब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर आप कंपनी छोड़ के जाएंगे तो आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम आपको निकालेंगे तो हम किसी भी पॉइंट पे आपको निकाल सकते हैं विदाउट एनी सैलरी। तो क्या ये फेयर है? ये फेयर नहीं है, राइट। तो जो एग्रीमेंट के पॉइंट्स होने चाहिए वो फेयर भी होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, डबल लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए जिसमें क्लियरिटी ना हो, जिसे बाद में तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सके। सो इट शुड बी क्लियर एंड फेयर। और उसके बाद है पेनल्टीज, ठीक है। रूल्स तो है लेकिन इन रूल्स को तोड़ा जाएगा तो पेनल्टीज क्या क्या है वो भी पहले से स्पेसिफाइड होनी चाहिए हैं, और एग्जाम्पल सेट होना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई किसी XYZ एम्प्लॉय ने या मैनेजर ने कोई गलती की थी, कुछ जानबूझ के किया था, उसने कोई रूल तोड़ा था तो उसने ये पेनल्टी पे की थी। तो पेनल्टीज भी स्पेसिफाइड होनी चाहिए अगर कोई रूल या रेगुलेशन तोड़ा जाता है तो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके पास अब बेटा जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, ये बिजनेस की वैल्यूज जैसे हैं, ठीक है। अगर एक इंसान की जिंदगी में से वैल्यूज खत्म हो जाती हैं तो वो कोई भी काम करता है, ठीक है, अनएथिकल गलत काम हर तरीके से करता है, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब होती है। उसी तरीके से बेटा अगर ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स नहीं होती हैं, रेगुलेशंस नहीं होती हैं, तो हर कोई मुंह उठा के जो मन करेगा वो करेगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन खराब होता है, केओस क्रिएट होता है और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आया यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है वन सुपीरियर ओनली, मतलब हर एक बंदे का सिर्फ एक ही सुपीरियर होना चाहिए, मतलब उसे एक ही बंदे से रूल्स सारे ऑर्डर्स मिलने चाहिए, एक ही बंदा उसे टास्क असाइन करेगा, एक ही बंदा उससे आंसरेबिलिटी लेगा, एक ही बंदा उसके ग्रीवेंसेस सुनेगा, राइट। तो हर एक बंदे का एक ही सुपीरियर होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा सुपीरियर होते हैं तो पहली बात जो अथॉरिटी है वो डाइल्यूट होने लगती है। डाइल्यूट होने लगती है मतलब कि अब किसी भी बंदे को समझ नहीं आता है कि भाई सुपीरियर 1 की बात माननी है, सुपीरियर 2 की बात माननी है। इसमें क्या होगा, वो अपने आप एक फेवरेटिज्म क्रिएट कर लेंगे, वो कहेंगे कि भाई सुपीरियर 1 बेटर है, सुपीरियर 2 बेकार है, जिसकी वजह से क्या होगा भाई सुपीरियर 2 की अथॉरिटी कम होने लगेगी और सुपीरियर 1 की अथॉरिटी बढ़ने लगेगी, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों की डेजिग्नेशन सेम है। तो हर एक बंदे का सिर्फ एक ही सुपीरियर होना चाहिए जो उसे काम देगा, टास्क देगा, जिसके लिए वो आंसरेबल होगा। तो इसे बेटा जब हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप एक डायग्राम से दिखा सकते हो, जैसे ये आपने बनाया, दिस इज, जैसे इसे पूरा ब्लैक आउट कर देना, मतलब ऐसे शेड कर देना और नीचे दिखाना कि भाई ये क्या दिखा रहा है, दिस इज शोइंग अ सुपीरियर, ये क्या दिखा रहा है, सुपीरियर, और जो एम्प्टी बॉक्स है वो दिखा रहा है सबऑर्डिनेट, ठीक है। अब यहाँ पे 2 सबऑर्डिनेट्स थे, दिस एंड दिस, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ सुपीरियर एंड अ सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो सुपीरियर ए जो है वो बी और सी दोनों का सुपीरियर है, बी और सी दोनों को ऑर्डर्स दे रहा है, बी और सी के कोई भी ग्रीवेंसेस हैं, कोई भी मुश्किलें हैं तो वो ए के पास जा रहे हैं, इनकी आंसरेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी किसकी तरफ है, ए की तरफ है, ठीक है। वहीं पे एक और डायग्राम मैंने बनाया, यहाँ पर था ये, दिस इज सुपीरियर ए, दिस इज सुपीरियर बी, राइट, और यहाँ पे 2 सबऑर्डिनेट्स हैं, एक है बी और एक है सी। तो जो ए है वो सी को भी ऑर्डर्स दे रहा है, बी को भी ऑर्डर्स दे रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन डी भी बी को भी ऑर्डर्स दे रहा है और सी को भी ऑर्डर्स दे रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सी 2 बंदों से ऑर्डर्स ले रहा है, एक ए से और एक डी से, तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे किसको आंसरेबिलिटी करनी, किसकी बात माननी है। उसी तरीके से बी भी क्या कर रहा है, डी से भी ऑर्डर्स ले रहा है, ए से भी ऑर्डर्स दे रहा है, तो यहाँ पे भी क्या क्रिएट होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सो दिस शुडंट बी देयर, दिस शुड बी देयर, दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड, वन सुपीरियर फॉर ऑल द सबऑर्डिनेट, एक सबऑर्डिनेट का एक ही सुपीरियर होना चाहिए। बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स का एक कॉमन सुपीरियर हो सकता है, दैट इज ट्रू, लेकिन एक सबऑर्डिनेट का एक से ज्यादा सुपीरियर नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि इससे क्या क्रिएट होता है, इसमें क्रिएट होगा केओस, इसमें क्रिएट होगा डाइल्यूशन ऑफ अथॉरिटी, इसमें क्रिएट होगा बहुत सारे लोगों को, अब ए और डी को क्या होगा, आपस में प्रॉब्लम होने लगेगी, अगर उन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे दी तो ए और डी आपस में लड़ने लगेंगे, तो केओस क्रिएट होगा और ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली नहीं काम कर पाएगी। सो दीज आर फर्स्ट 4 पॉइंट्स ऑफ योर
14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। नेक्स्ट 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अभी हमने समझा यूनिटी ऑफ कमांड, जो कह रहा था एक सुपीरियर होना चाहिए हर एक सबऑर्डिनेट का। अब बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये कहता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर, जैसे लेट्स से हमारे पास है एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक हमारे पास है फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक हमारे पास है HR डिपार्टमेंट और एक हमारे पास है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके कुछ इंडिविजुअल गोल्स भी होंगे, लेकिन वो इंडिविजुअल गोल्स जो हैं वो इस तरीके से डायरेक्टेड होने चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ जा रहे हों, राइट। तो मतलब जो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं ये आपस में क्या करेंगे, तालमेल रखकर काम करेंगे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों। ठीक है, ये तो हो गई बात हर एक डिपार्टमेंट की। उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट जो है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो भी एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहा गया, कोई फूड कंपनी थी, उन्होंने कहा कि भाई अब हमें हेल्दी स्नैक्स पे आना है। ठीक है, तो एक एम्प्लॉय जो एक प्रोडक्शन मैनेजर था, बहुत सारे प्रोडक्शन मैनेजर्स थे, एक ने कहा कि वी शुड गो फॉर बेक्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, कोई एक कह रहा है दैट वी शुड गो फॉर समथिंग लाइक फॉक्स नट्स, राइट, फॉक्स नट्स। चलिए, कोई ये कह रहा है वी शुड गो फॉर समथिंग लाइक बनाना चिप्स और वी कैन गो फॉर समथिंग लाइक कुक्ड इन ऑलिव ऑयल। ठीक है, अब ये क्या है, ये 4 अलग अलग प्लान्स हैं। 4 अलग अलग प्लान्स पे तो काम नहीं हो सकता, काम तो सिर्फ एक पे होगा। तो ये जरूरी है कि सब लोग एक सिंगल पेज पे आके काम करें। अब चारों में से एक चीज डिसाइड की जाएगी। लेट्स से उन्होंने कहा कि वी हैव टू वर्क ऑन बेक्ड प्रोडक्ट्स, तो अब सारे के सारे लोग जो प्रोडक्शन में है वो किसकी तरफ काम करेंगे, बेक्ड प्रोडक्ट्स की तरफ काम करेंगे। जो HR डिपार्टमेंट है वो हायरिंग किस तरीके से करेगा, वो आर स्पेशलाइज्ड इन वर्क लाइक दिस। फाइनेंस डिपार्टमेंट किस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेगा, इस प्रोजेक्ट को। मार्केटिंग डिपार्टमेंट किस चीज की एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करेगा, इसकी एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करेगा। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो तभी फुलफिल हो पाएंगे जब सब एलिमेंट्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन के हैं उनकी डायरेक्शन एक ही तरफ होगी। कोई ईस्ट जा रहा है, कोई वेस्ट जा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल कभी भी अचीव नहीं होगा। सो दिस इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, या जिसे हम बोलते हैं क्रिएटिंग सिनर्जी, राइट। नाउ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट। ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हजारों लोग काम करते हैं, हर एक इंडिविजुअल का अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट होगा, एक पर्सनल गोल होगा। ठीक है, उसे हटाना नहीं है, लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि वो पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के आड़े ना आ रहा हो, राइट। सो वी हैव टू कीप असाइड इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड थिंक अबाउट जनरल इंटरेस्ट, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी की CEO हूँ या CFO हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इनसाइडर ट्रेडिंग करूंगी, यानी कि मुझे पता है कि भाई कंपनी कोई बड़ा डिसीजन लेने वाली है जिसकी वजह से शेयर प्राइसेस ऊपर जाएंगे, राइट, तो मैं पहले से शेयर्स खरीद के रख लेती हूँ। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग मेरे लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो मुझे क्या करना है, उसे नहीं करना है, नॉट टू थिंक फॉर द जनरल इंटरेस्ट, यानी कि बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए बेटा इनसाइडर ट्रेडिंग को गलत माना जाता है, राइट। तो बेटा इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हटाकर, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट खत्म ही कर दोगे। हर एक बंदा अपनी पर्सनल ग्रोथ भी देखेगा, लेकिन वो पर्सनल ग्रोथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हर्ट ना करे। वी हैव टू मेक श्योर, राइट। सो सबऑर्डिनेशन यानी कि हमें कम रखना है, मतलब वी हैव टू प्रायोरिटाइज द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, द जनरल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। एक इंसान के इंटरेस्ट पे अगर ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे नहीं होंगे, उस इंडिविजुअल के गोल्स पूरे होंगे। और हम किसके लिए काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन, पैसा जो लोगों को दिया जाता है उनकी सर्विसेज के बदले में, जिसे हम बोलते हैं या तो सैलरी, कमीशन, वेजेस, किसी भी नाम से हम उसे बोल सकते हैं। तो रेम्यूनरेशन इज द पेमेंट दैट यू मेक पीपल फॉर देयर सर्विसेज, राइट, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स का, जब हम सर्विसेज देते हैं उसके बदले में हम क्या देते हैं, रेम्यूनरेशन। अब रेम्यूनरेशन जो है वो क्या होनी चाहिए है, फेयर होनी चाहिए। फेयर यानी कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। वेज रेट, अगर कोई लॉ एप्लीकेबल है तो उस लॉ के अगेंस्ट आपको नहीं जाना है। अगर कुछ बेसिक मिनिमम वेज है तो उससे ऊपर ही आपको पे करना है, ठीक है। कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं तो उसे पे करने हैं, कोई ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है तो उसे उतना ही पे करना है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, हम ऑर्गेनाइजेशन की
कैपेसिटी से ऊपर नहीं जा सकते हैं। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी से ऊपर पे करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करेगी। तो जो रेम्यूनरेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी के अंडर होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि जो एम्प्लॉय है वो एक डिसेंट लाइफ लीड कर सके, ठीक है, और किसी भी रूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कोई भी अगर लॉ है वेजेस से रिलेटेड तो हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा, वरना लीगल एक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है बेटा सारी पावर, सारी अथॉरिटी सेंटर में यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट पर, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अथॉरिटी को बांट देना टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट में। अब जब एक बिजनेस का साइज छोटा होता है, मैग्नीट्यूड छोटा होता है, तो सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल है। लेकिन जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होता है वैसे वैसे सेंट्रलाइजेशन मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक आदमी या जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ लोग होंगे, वो एक टाइम पे एक ही जगह अवेलेबल हो सकते हैं, जिसकी वजह से बाकी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आप कहोगे मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, लेकिन नहीं, अभी मैंने आपको बताया था कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे और अथॉरिटी नहीं दोगे तो ऐसे में क्या होगा, कोई भी एक्शंस पॉसिबल हो ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए फेयोल का कहना था कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में वी हैव टू गो टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, और जब एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा होता है दैट टाइम वी कैन प्रैक्टिस सेंट्रलाइजेशन, राइट। सो दीज आर दी नेक्स्ट 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ योर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। स्केलर चेन। अब स्केलर चेन जो है बेटा ये हायरार्की से ही आया है, राइट। लेट्स से ये इस तरीके का हमारी एक चेन दिख रही है, राइट। टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल पर है ए, फिर यहाँ पर है लेट्स से, चलो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दिखाते हैं सर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई, ठीक है। अब स्केलर चेन ये कहता है कि अगर हमें कुछ कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, तो वो किस तरीके से होनी चाहिए। नाउ लेट मी टेल यू बेटा, कम्युनिकेशन जो है वो 2 तरीके की होती है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, ठीक है। अब इनफॉर्मल क्या होगी, अब जैसे आप स्कूल में हैं, ठीक है, आपके स्कूल में कोई गॉसिप स्टार्ट हुई एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पहले दिन में भी बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा, किसी एक इंडिविजुअल को मे बी 5 दिन बाद पता चल रहा है, 6 दिन बाद पता चल रहा है। तो बेटा जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो कभी भी इस तरीके से नहीं छोड़ी जा सकती है, मतलब उसे ये नहीं कह सकते कि इनफॉर्मली ट्रांसमिट कर दो, नहीं। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं, उसके लिए एक स्केलर चेन फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल जो है वो एक सर्कुलर निकालेंगे, वो सर्कुलर पहले वाइस प्रिंसिपल के पास जाएगी, वो उन्हें साइन करेंगे, फिर वो टीचर्स के पास जाएंगी, टीचर्स उन्हें साइन करेंगे, और टीचर्स से फिर वो स्टूडेंट्स के पास जाएंगी, और स्टूडेंट्स से फिर वो किसके पास जाएंगी, पेरेंट्स के पास जाएंगी कि ये इंपॉर्टेंट नोटिस आया है सर्कुलर के थ्रू। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्केलर चेन, कि पहले प्रिंसिपल के पास, फिर वाइस प्रिंसिपल के पास, फिर टीचर्स के पास, फिर स्टूडेंट्स के पास और फिर पेरेंट्स के पास, ठीक है। तो स्केलर चेन का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर C को E से कम्युनिकेट करना है तो वो कैसे करेगा, C पहले B को बताएगा फॉर्मली, B फिर A को बताएगा फॉर्मली, A D को बताएगा फॉर्मली और D फिर E को बताएगा फॉर्मली, ठीक है। तो वो क्या फॉर्म करेंगे, पूरा जो हायरार्की है उसे फॉलो करते हुए जाएंगे ताकि किसी से भी वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो, राइट। अगर मैम कुछ अर्जेंट है और सी को डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है ई से, तो सी क्या कर सकता है, सेम लेवल पे कम्युनिकेट कर सकता है ई से डायरेक्टली। इसे बोला जाता है बेटा हेनरी के प्रिंसिपल्स में गैंग प्लैंक, राइट। जब हम स्केलर चेन से हटकर डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं अर्जेंसी के वक्त, उसे हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक, कि डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट कम्युनिकेशन के बाद इट विल बी इंश्योर कि स्केलर चेन में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, बी को भी पता होना चाहिए था, ई को भी, डी को भी, उन्हें भी बाद में बता दिया जाए फॉर्मल तरीके से। ऐसे ना हो कि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ सी और ई के पास रह जाए।
उस मोमेंट के लिए अर्जेंसी के लिए सी डायरेक्टली ई से कम्युनिकेट कर देगा, लेकिन बाद में फिर से वो पूरी स्केलर चेन फॉलो करके सबको वो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होगी, राइट। इससे क्या इंश्योर होता है बेटा कि कोई भी किसी की अथॉरिटी को सरपास ना करे, किसी कोई ईगो हर्ट ना हो, और कोई भी जो अपने अथॉरिटी पर है उसकी अथॉरिटी मिस ना हो जाए जस्ट बिकॉज टू पीपल आर फ्रेंडली विद ईच अदर और नॉट फ्रेंडली विद ईच अदर, राइट। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। देन वी कम इन ऑर्डर। अब ऑर्डर का साफ शब्दों में मतलब होता है हर चीज की एक जगह और हर चीज अपनी जगह पर, ठीक है। दैट एवरी मटीरियल एंड एवरी ह्यूमन शुड हैव अ डेजिग्नेटेड प्लेस एंड दे शुड बी फाउंड एट द डेजिग्नेटेड प्लेस, ताकि टाइम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो वेस्ट ना हो। अब इमेजिन करिए आप गए एक बैंक में, ठीक है। अब वहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कैश काउंटर कौन सा है, ड्राफ्ट काउंटर कौन सा है, रिसेप्शन एरिया कौन सा है, डिमांड डिपॉजिट वाला एरिया कौन सा है, आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। अब आप गए, आपने पूछा कि भाई कैश मुझे डिपॉजिट करवाना है, तो वो कहाँ पर होगा, किसी ने बता दिया कि मिस्टर राम करते हैं। अब मिस्टर राम की कोई डेजिग्नेटेड जगह ही नहीं है, जो बंदा गया है वो मिस्टर राम बुलाते हुए घूम रहा है पूरे बैंक में, तो क्या ये प्रोफेशनली ठीक है? नहीं है। क्या ये प्रोफेशनली किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। उसी तरीके से आप स्कूल का एग्जांपल लीजिए, आपके स्कूल में कोई आया, आपके पेरेंट आए, उन्होंने कहा कि भाई हमें प्रिंसिपल से मिलना है, उन्होंने कहा भाई प्रिंसिपल की कोई डेजिग्नेटेड जगह नहीं है, उनका कोई ऑफिस नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इफ समवन नीड्स टू फाइंड समवन, तो उनकी एक डेजिग्नेटेड जगह होनी चाहिए। अब आप स्कूल में गए, आपने कहा कि मुझे बुक्स चाहिए, उन्होंने कहा हमारे पास कहीं पे भी रखी होंगी, आपको पता होना चाहिए ना कि लाइब्रेरी में है। आप लाइब्रेरी में गए, आपने कहा कि भाई मुझे मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक चाहिए, तो आपको बताया जाएगा कि रो 1 में मैथमेटिक्स की बुक है, रो 2 में मैनेजमेंट की बुक्स है, रो 3 में स्टैटिस्टिक्स की बुक है। अब इससे क्या होगा, हर चीज़ क्या है, ऑर्गेनाइज है, ताकि आपका और सबका टाइम बच सके और जो भी आपको चीज़ चाहिए वो अपनी जगह पर मिले। तो हेनरी फेयोल ने कहा कि भाई हर चीज़ को करने का एक कायदा रखना है, हर मटीरियल की, हर इंसान की एक जगह और डेजिग्नेटेड जगह, और वो वहीं पे मिलनी चाहिए, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो फिनिश गुड्स हैं, चाहे वो कंपनी के जनरल मैनेजर हैं, चाहे वो एमडी हैं, चाहे सीईओ हैं, सबकी एक डेजिग्नेटेड जगह होनी चाहिए है टू सेव एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज टाइम, राइट। अब आ जाते हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है बेटा बराबरी। रूल्स, रेगुलेशंस, पेनल्टीज सबके लिए बराबर होनी चाहिए हैं। अगर किसी ने कोई गलती की है तो चाहे वो मैनेजर है टॉप लेवल के, लोअर लेवल के या मिडिल लेवल के, या वो कोई वर्कर है, अगर कोई पेनल्टी एग्जिस्ट करती है तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। किसी रेस, किसी जेंडर के बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए है। फेयर वेजेस मिलने चाहिए हैं। अगर दो लोग सेम डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं तो दोनों को सेम वेजेस मिलने चाहिए हैं, दोनों के सेम राइट्स एंड अथॉरिटीज़ होने चाहिए हैं, किसी की तरफ फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए है। अगर इक्विटी होगी ऑर्गेनाइजेशन में तभी लोग काम कर पाएंगे। अगर फेवरेटिज्म होगी तो लोग काम अच्छे से नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कितने भी एफर्ट्स डालेंगे उसका रिवॉर्ड किसी और को ही मिलेगा। प्रमोशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं वो इक्विटी के तरीके से होंगी, तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा उसी को प्रमोशन मिलेगा, उसी को ट्रांसफर मिलेगा, उसी को इंक्रीमेंट मिलेगा, राइट। सो दिस इज इक्विटी। Then we have stability of personnel. Personnel मतलब होता है बेटा जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी आना चाहिए, सेफ्टी आना चाहिए। अब आज मैं ऑर्गेनाइजेशन में गई, मुझे पता नहीं है ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, जो काम है उसमें मुझे ट्रेनिंग नहीं दी गई है, मैंने कुछ गलती की और अगले दिन ही मुझे निकाल दिया गया, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे में क्या होगा, लोगों को पता होगा कि भाई यहाँ पे बहुत जल्दी निकाल दिया जाता है, तो वो पहले से ही कोई दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर देंगे, लोग सीरियसनेस नहीं दिखाएंगे उस जॉब की तरफ, राइट। तो लोगों को पता होना चाहिए कि भाई हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, हमें सिखाया जाएगा, हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक गलती हुई और हमें बाहर निकाल दिया गया। सो व्हाट इज दिस? दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, कि जो काम कर रहे हैं लोग उनमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए, उन्हें सेफ फील होना चाहिए कि भाई हमें एकदम से हर छोटे से बड़े से एक्शन की वजह से हमें नौकरी से निकाल नहीं दिया जाएगा, या हमें ट्रांसफ़र नहीं कर दिया जाएगा, या हमारा डिमोशन नहीं कर दिया जाएगा। वी आर सिक्योर इन आवर जॉब, वी विल बी गिवन ऑल द नीडेड रिसोर्सेज एंड डायरेक्शंस टू डू आवर वर्क इन अ राइटफुल वे,
राइट तो ये तो हो गए आपके प्रिंसिपल्स। 2 प्रिंसिपल्स और बचे हैं, वो भी हम यहीं पे बात कर लेते हैं। एक होता है बेटा इनिशिएटिव, ठीक है, और दूसरा होता है स्पिरिट दी कॉर्प्स, ठीक है। इनिशिएटिव एंड स्पिरिट दी कॉर्प्स। अब इनिशिएटिव का प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक तो चीज हो गई कि हर किसी को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं, वो तो वो लोग करेंगे क्योंकि वो उनके सैलरी स्ट्रक्चर में आता है। लेकिन अगर कोई इंसान, कोई एम्प्लॉय अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट के कोई इनिशिएटिव ले रहा है कि मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, तो ऐसे एम्प्लॉयज को हमें सप्रेस नहीं कर देना है, हमें इनिशिएटिव्स को अपलॉड करना चाहिए, हमें इनिशिएटिव्स को इनकरेज करना चाहिए। अगर हम लोगों के एम्प्लॉयज के लिए हुए इनिशिएटिव्स को अपलॉड करेंगे, उसकी सराहना करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसे आगे लेकर जाएंगे, तो लोग खुश होके अपने आप एफर्ट्स डालेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, और जो उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे बढ़ के काम करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है उनके काम को एक्नॉलेज किया जाएगा। तो किसी के भी इनिशिएटिव को कभी भी सबलाइन नहीं करना है, हटाना नहीं है, उसे एक्नॉलेज करना है। अगर सही है तो उसे आगे लेके जाना है, अगर नहीं है तो भी उसकी तारीफ करनी है, लेकिन कहना है कि XYZ रीजन की वजह से हम उसे आगे नहीं लेके जा पाएंगे। लेकिन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करना है ताकि लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आए, उन्हें उस जगह पे काम करते हुए अच्छा फील होने लगे कि उनके वर्ड्स का कोई मतलब है, उनके इनपुट्स का कोई मीनिंग है, राइट। और लास्ट है हमारे पास स्पिरिट दी कॉर्प्स, ठीक है। एक मैनेजर है, वो खड़ा होकर कहता है मैंने बहुत अच्छा काम किया, मेरी वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हुआ, मेरी वजह से तुम सबकी जॉब बच गई, इतनी रिसेशन के बावजूद भी मेरी वजह से तुम्हारे इंक्रीमेंट हो रहे हैं। ऐसा मैनेजर किसी को भी पसंद नहीं होगा। वही एक मैनेजर आता है, मेरी टीम ने बहुत अच्छे से काम किया, जितनी भी सक्सेस आई है मेरी टीम की वजह से है, जो भी हुआ है हम सब ने अचीव किया है। सो व्हाट इज दिस? स्पिरिट दी कॉर्प्स, कि सबको साथ में लेकर चलना है। देयर इज नो आई इन मैनेजमेंट, देयर इज अ वी। You have to make every single worker, every single person working in the organization feel that they are a part of a family, and whatever success that an organization is achieving is because of their input. चाहे वो एक चपरासी हो, चाहे वो एक पियोन हो, चाहे वो एक वॉचमैन हो, हर एक बंदा जो एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है एज एन एम्प्लॉय, उसे फील होना चाहिए कि उसका इनपुट, उसका योगदान इम्पॉर्टेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो उसे फाइनेंशियली फील कराया जाए, एक्नॉलेज करके प्रोवाइड किया जाए, कैसे भी किया जाए। सो दिस इज स्पिरिट दी कॉर्प्स। So these are 14 principles of management which were given by Fayol, which are very important, जो बहुत साल पहले दिए गए थे लेकिन आज भी इस्तेमाल होते हैं। And that's the reason he is called the father of general management, कि ये वो मैनेजमेंट के रूल्स हैं जो जनरली हर जगह आपको काम आएंगे, जो मैनेजर्स को हर जगह इस्तेमाल करने पड़ेंगे, चाहे छोटे फर्म हो, चाहे बड़ी फर्म हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, किसी भी नेशन में काम कर रहा हो। दीज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर स्टेपल टू एवरी मैनेजर, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी डिटेल में। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता रहे। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट।